और आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। इजराइल हमास के बीच युद्ध के 299वें दिन मंद पड़ी युद्ध की आग एक बार फिर भड़क उठी। ये वो दिन है जब हमास का पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिये को मार दिया गया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के मुताबिक तेहरान में हानिये के ठिकाने पर मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें हानिये और उसका बॉडीगार्ड दोनों मारे गए। हालांकि इजराइल ने हमले की आधिकारिक जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है, लेकिन ईरान को पक्का यकीन है कि हमले के पीछे इजराइल ही जिम्मेदार है। कहा यह भी जा रहा है कि हानिये को क्योंकि ईरान की धरती पर मारा गया, इसलिए बदला लेने की जिम्मेदारी ईरान की भी है। हानिये की मौत बताती है कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम की कोशिशों का अंजाम अब क्या होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि हमास चीफ के मारे जाने के बाद क्या इजराइल का बदला पूरा हो चुका है? क्या अब युद्ध रुक जाएगा या हमास और ईरान अब नए सिरे से इजराइल के खिलाफ रणनीति बनाएंगे? ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की प्रतिक्रिया इस मामले पर बेहद सख्त आई। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कहना है कि इसके लिए हमलावरों को सख्त और दर्दनाक अंजाम भुगतना होगा। हालांकि ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रजा आरिफ कह रहे हैं कि ईरान का मामले को आगे बढ़ाने का कोई मकसद नहीं। कतर और रूस जैसे देश भी इसे राजनीतिक हत्या करार दे चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने इसे बहुत ही घिनौना कृत्य करार दिया है और कहा है कि तुर्की फिलिस्तीनियों के हक के लिए कुछ भी करेगा। हालांकि इधर इजराइल किसी भी धमकी या चेतावनी में नहीं आ रहा है। एक तरफ हानिये मारा गया तो उधर गोलान हाइट्स इलाके में हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फौद शुक को इजराइल ने बेरूत में मार गिराया। यानी एक तरफ हमास के जमीनी लड़ाकों को गाजा में खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हमास और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को निशाना बनाया जा रहा है। आखिर अब आगे होगा क्या? किस दिशा में जाएगी इजराइल हमास की जंग? बातचीत के लिए मेरे साथ हैं खास मेहमान। हमारे साथ हैं अशोक सज्जनहार सर, जो कि पूर्व राजनयिक हैं और विदेश मामलों के जाने माने जानकार हैं। एम्बेसडर सज्जनहार, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाज सर, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं। जनरल सिवाज, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले एम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हानिये की मौत अब हमास इजराइल युद्ध संघर्ष, जो भी इसे नाम दें आप, इसकी कौन सी दिशा अब तय करेगी सर? देखो दीपक, सच्चाई है, इस्माइल हानिया 2017 के बाद टॉप कमांडर थे हमास के, और इनका इस तरीके से मारा जाना, वो भी ईरान में, तेहरान में, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है और ये ईरान के लिए भी एक चैलेंज होगा, क्योंकि ये ईरान की कैपिटल तेहरान में। तो ऐसा लगता है इस लड़ाई का दायरा बढ़ने के चांसेस बढ़ते जा। जो इजराइल हमास की बातचीत हो रही थी, हो सकता था सीज फायर के तरफ कुछ हरकतें होती, मगर अब वो नहीं होगी। इसी प्रकार से जो हिजबुल्लाह का मिलिट्री कमांडर को भी मारा गया, फवाद शकूर, जो कि बैरूत में, मुझे लगता है कि पूरे के पूरे जो मिडल ईस्ट में अब चर्निंग इफेक्ट होगा। ये तीनों एच है, हमास, होती और हिजबुल्लाह, ये तो सक्रिय हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो सीरिया और इराक के अंदर जो मलेशिया ग्रुप है, वो भी मुझे लगता है एक्टिव होंगे। क्या ईरान इसकी लड़ाई में डायरेक्ट शामिल होगा या नहीं होगा, ये तो समय बताएगा, मगर अब चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिस प्रकार से इस्माइल हानिया को मार दिया गया, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ईरान की खुद की सॉवरेनिटी पे अटैक है, और हो सकता है ईरान इसका बदला ले, और अगर बदला लेता तो फिर ये लड़ाई बढ़ सकती है। ये तो आने वाला समय बताएगा दीपक क्या होगा, मगर वाकई एक यही कह सकते हैं कि जो हालात अभी लग रहे हैं मिडल ईस्ट में, वो ऐसे लगते हैं कि एक रीजनल वार की तरफ जाता हुआ ये सारा का सारा इशारा कर रहा है। ऑलराइट सर, एम्बेसडर सज्जनहार, आपके ओपनिंग रिमार्क्स, आपको क्या लगता है अब ये कौन सी दिशा तय करने वाला है ये आज का ये पूरा मसला? जी बहुत शुक्रिया दीपक, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू ऑन योर चैनल। तो देखिए, ये मैं समझता हूँ जो हानिये को जो वहाँ पर मारा गया है, एक तो हानिये को मारा गया, दूसरा ईरान की धरती पर मारा गया, तो ये दोनों ही बहुत ही ग्रेव प्रोवोकेशन है। ग्रेव प्रोवोकेशन है ईरान के लिए सबसे पहले, क्योंकि ईरान की धरती पर यह हमला हुआ है और उन्होंने कहा है जो ये हमारी सॉवरेनिटी पर अटैक है।
और दूसरा ये जो हमास का जो लीडर हानिया था वो इन्हीं की प्रॉक्सी है। तो दिस इज अ डबल अटैक ऑन ईरान। तो इसीलिए उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, जब से ये 7 अक्टूबर में जो शुरुआत हुई, उसको हम ये नहीं कह सकते जो इन्होंने हमास ने ईरान से पूछकर ये हमला किया होगा, परंतु फिर जब ये हमला हो गया उसके बाद ईरान बहुत ही प्रयास करता रहा है जो वो खुद इस जंग में नहीं कूदे, परंतु अपने जो प्रॉक्सीज हैं उसको उसने एक्टिवेट कर दिया, इस्लामिक जिहाद को, हिजबुल्लाह को, हूतीज को, और उनको वो इंसाइट करता रहा, प्रवोक करता रहा, उत्तेजित करता रहा जो आप और हमले करिए। हिजबुल्लाह अपने कारणों की वजह से, मेरे विचार से, उन्होंने बहुत ही अपने लिमिटेड अटैक रखे। हालांकि लोग कहते हैं जो उनके पास पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, 1 लाख से ऊपर उनके पास मिसाइल्स हैं वगैरह, बहुत ही घातक उनके पास एमिनेशन इक्विपमेंट है, परंतु ईरान उसमें अपने आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। दैट्स नंबर 1, क्योंकि उसे मालूम है जो वो इजराइल का और फिर इजराइल के साथ अमेरिका और पश्चिम देशों का सामना नहीं कर सकता। दूसरी बात, कोई भी वहां के जो अरब के देश हैं, मध्य एशिया के, मध्य पूर्व के देश हैं या पश्चिम एशिया के जो देश हैं, सऊदी हो, यूएई हो, जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, कोई भी इस जंग में नहीं पड़ना चाहता है। तो मैं समझता हूं जो थोड़ा सा एस्केलेशन होगा, ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, परंतु कोई ज्यादा वो होने वाला नहीं है। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं होता, अगर कोई एक्सीडेंटली कुछ ऐसी बात हो जाती है, तब तो आगे क्या होता है कुछ नहीं मालूम चलेगा, परंतु मेरे ख्याल से अगर रिएक्शन रिस्पॉन्स देखा जाएगा तो ईरान कुछ ना कुछ तो ऐसा करेगा अपनी फेस सेविंग के लिए, कुछ ना कुछ जरूर करेगा। परंतु वो सबको, जैसे पिछली बारी उसने कहा था 300 उसने अपने मिसाइल्स भेजे थे, तो वो स्लो मिसाइल्स भेजेगा, उनको बताकर भेजेगा जिससे कि आप उनको अपने को प्रोटेक्ट कर सकें। तो मैं नहीं समझता हूं जो आगे चलते हुए, अनसर्टेनिटी तो बड़ी है यकीनन, पर मैं नहीं समझता हूं जो आगे चलते हुए कोई बहुत ही ज्यादा और देशों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होने वाला है। सज्जनार सर, मेरा आपसे ही दूसरा सवाल ये है, क्योंकि आपने ईरान की बात की। ईरान में जो अभी ताज़ा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, मसूद पेशकियां साहब आए हैं वहाँ पे, कंपैरेटिवली सुधारवादी माने जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि मामले को थोड़ा सा सुधारात्मक रवैये से अपनाना चाहते हैं। आज एक और जो महत्वपूर्ण बयान आया, जो उनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद रजा आरिफ, उन्होंने भी कहा कि साहब देखिए, तेहरान का अभी ऐसा कोई एस्केलेशन का इरादा नहीं है। हालांकि रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के लीडर्स का अलग बयान आ रहा है। तो आपको लगता है ये जो मौजूदा नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इससे कुछ ईरान के रवैये में, या जो कहा जा रहा है कि साहब ईरान की धरती पर हुआ है तो बदला भी लेगा ईरान, वहां पर आप कुछ चेंजेस या कुछ देख पा रहे हैं, रणनीति में बदलाव? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और उसको अलग अलग नजरिए से देखना होगा। एक तो आपने कहा जो वो सुधारवादी हैं, प्रोग्रेसिव हैं, थोड़ा वो चाहते थे जो भाई पश्चिम के साथ अपनी हम बातचीत शुरू करें, हमारे ऊपर जो इतने प्रतिबंध लगे हुए हैं, सैंक्शंस लगे हुए हैं, उनको हम कम करें, तो उसकी तरफ वो जाना चाहते थे, परंतु उनके रास्ते में ये ऑब्स्टिकल आ गया क्योंकि वहां पर अटैक हुआ है। दूसरा है जो अभी वो पहला दिन है उनका, उनको टाइम चाहिए सेटल डाउन करने के लिए। तो इसीलिए ऐसा भी नहीं है जो एकदम उनको सभी कुछ इसके बारे में मालूम है। इन एनी केस, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स तो उनके कंट्रोल में है नहीं, वो तो आयतुल्ला खमेनी के कंट्रोल में है, और आयतुल्ला खमेनी की तरफ से बहुत ही कड़ा बयान आया है जो हम इसका बदला जरूर लेंगे। जो कुछ भी ये हुआ है, हमारी सॉवरेंटी पर ये हमला किया गया है, और उसका हम बदला बिल्कुल लेंगे। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो वहां पर भी थोड़ी अभी उथल पुथल चल रही है ईरान में, वहां की जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्टम में है, अभी वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है। अगर पहले वाले राष्ट्रपति होते, रईसी साहब, या उससे पहले जो भी राष्ट्रपति, तो वो उनको फिर थोड़ा सा हालात के बारे में अच्छी पकड़ होती, परंतु ये इनका पहला दिन है अभी। तो इसीलिए मैं नहीं समझता हूं जो वो कोई इतना ज्यादा एक्सट्रीम टाइप का कदम ले लें जिससे कि वो अटैक कर दें या कुछ इस प्रकार का एक्शन ले। वो मेरे ख्याल से जो अपने प्रॉक्सीज हैं
उन्हीं को बस ज्यादा एक्टिवेट करने का प्रयास करेंगे। ऑल राइट सर। जनरल सिवात सर, अब मैं मिलिटरीली थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा कि अभी इस वक्त हमास की स्ट्रेंथ क्या रह गई है, क्योंकि लगातार अटैक्स हुए हैं गाज़ा में, ग्राउंड जो ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं, हमास की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया है, बहुत सारे टॉप लीडरशिप मारे गए हैं, पॉलिटिकल चीफ तो उनका असैसिनेशन हो ही गया है, उधर हिजबुल्लाह के भी टॉप कमांडर्स पर। तो अब स्ट्रेंथ क्या रह गई है अभी? क्या हमास में वो दमखम है मिलिटरीली कि वो वापस बदला ले विदाउट ईरान या दूसरे सहयोगियों के मदद के? देखो दीपक, तो पहले भी जो हमास, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो अकेला कुछ कर पाएगा इजराइल के। मगर ये भी सच्चाई है क्योंकि वो एक प्रकार से प्रॉक्सी है ईरान का। ईरान ने उसको ट्रेन किया, ईरान ने उसको इक्विप किया। ये अलग बात है कि जो हमास है वो एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, मगर ये सच्चाई है कि आज उसकी ताकत में कमी आई है। जिस प्रकार से इस्माइल हानिया मारा गया, बाकी कमांडर मारे गए, मगर याह्या सिनवार अभी भी जिंदा है और वो गाजा पट्टी में है। अगर आप देखें कि कितनी मिलिट्री स्ट्रेंथ है या कितनी उसकी कॉम्बैट पोटेंशियल कम हुई है, मुझे नहीं लगता 60-70% ज्यादा, अभी भी 30-40% की जो मिलिट्री स्ट्रेंथ और मिलिट्री कैपेबिलिटी है हमास के पास, मगर वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्योंकि जो रफा के अंदर अटैक था उसमें जो 4 बटालियन थी उसमें से 1-1.5 बटालियन ही मार पाया है इजराइल। क्योंकि होता क्या है कि ये जो गुरिल्ला वारफेयर है ये बिल्टअप एरिया में, तो ये हमास जो है सिविलियंस को एक शील्ड बना लेते हैं। तो ऐसे में डिफरेंशिएट बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन हमास है, कौन नॉर्मल पैलेस्टीन सिविलियन है। तो ये सच्चाई है। मगर ये सच है कि अब जो होगा, हिजबुल्लाह जो है वो एक बहुत ज्यादा बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है, जो कि मिलिट्री पावर उसकी 7 से 10 गुना ज्यादा है हमास से। उसके पास 125 लाख के करीब लड़ाकू हैं, 1.5 लाख के करीब रॉकेट और मिसाइल हैं, उसके पास आर्मर्ड ब्रिगेड है, और उसका बॉर्डर मिलता है इजराइल के साथ, जो कि सदर लबनान से वो हमला कर सकता है। और मुझे लगता है ज्यादा इसके चांसेस ज्यादा हैं कि जो इजराइल वर्सेस हिजबुल्लाह अब लड़ाई ज्यादा छिड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से इनका जो फवाद शकूर जो मिलिट्री कमांडर था उसको भी मारा गिरा है बैरूत में। अगर ये बात की जाए दीपक कि क्या अब ईरान जो है वो खुल के आएगा, ये भी सच्चाई है कि जो मसूद जस्कियान जो नए प्रेसिडेंट बने वो एक रिफॉर्मिस्ट थे, तो उनको भी एक झटका, जो वो चाहते थे कि अच्छे रिलेशन हो इजराइल के यूरोप से, क्योंकि वो इकोनॉमिक सैंक्शन के अगेंस्ट है। इकोनॉमिक सैंक्शन से पूरी इकोनॉमी डिगमगा गई है ईरान की। तो वाकई ये तो सच्चाई है, ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहेगा, वो काम अपने प्रॉक्सी से कराएगा जो करा रहा है। इसीलिए अभी तक ईरान आया नहीं है, और उसको यह भी पता है अगर वो डायरेक्ट आता है तो जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप अमेरिका ने वहां रखे हैं तो वो उसको सहन नहीं कर पाएगा। मगर अब जिस प्रकार से डायरेक्ट चैलेंज कर दिया, उसकी 70 पे अटैक कर दिया है, इस्माइल हानिया को आपने तेहरान में मार दिया है, तो अब थोड़ा सा फर्क पड़ता है। और ये भी सच्चाई है कि ये एक प्रेशर पड़ेगा जो मसूद जस्कियान जो एक रिफॉर्मिस्ट थे, कि उनका जो बर्ताव जो सोच रहे थे कि वो एक अच्छे रिलेशन बनाना चाहे ईरान के यूरोप के साथ, उसमें क्या फर्क आएगा। मगर ओवरऑल ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो है इसमें अब इंटेंसिटी बढ़ेगी, चाहे वो होती रिबल हैं आपके रेड सी के अंदर यमन से, वो ज्यादा सक्रिय होंगे। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में डायरेक्ट जो मुठभेड़ होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और हमास भी जो है जितनी भी उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो भी पलटवार करने की कोशिश करेगा। तो ये सच्चाई है कि जो ईरान चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, ये तीनों जो मिलिशियन 3H उनसे करेगा, प्लस जो इराक और सीरिया के अंदर जो उसके एक प्रकार से प्रॉक्सीज हैं उनको भी इस्तेमाल करके वो अमेरिका और इजराइल के जो इंटरेस्ट वाले ठिकाने उनको फिर वार करेगा। क्या ये लड़ाई रीजनल वार में फैल सकती है? देखो ये कहना बड़ी बड़ा मुश्किल है, लगता नहीं, मगर कब कहां सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जी, उसका कोई कहना बड़ा मुश्किल है। ऑलराइट। मगर ये सच्चाई है कि जो कार्रवाई मसूद इजराइल ने करके दिखाया, मसूद ने, वो दिखलाता है कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी अभी सक्रिय है, वो कमजोर नहीं हुई। जो सबने सोचा था कि 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ था हमास का,
क्यों नहीं इंटेलिजेंस बता पाया, क्यों इंटेलिजेंस फेलियर था। मगर जिस बिल्कुल। प्रकार से अब जी। सिचुएशन बिल्टअप है, ये तो सच्चाई है कि अब सीज फायर होने के चांसेस हमास और इजराइल के बीच में बड़े कम हैं, लड़ाई के फैलने के चांसेस बढ़ते हैं। बढ़ते हैं। तीनों जो हमास, हिजबुल्लाह और हौती रेबल, ये ज्यादा जी। सक्रिय हो जाएंगे। इसी प्रकार जो प्रॉक्सी हैं इराक और सीरिया के अंदर, वो भी अब मुझे लगता है बहुत एब्सोल्युटली एक्टिव सर, हो जाएंगे। आपने क्या बिल्कुल सही ईरान कहा। डायरेक्टली होगा? आपने सही कहा सर कि रीजनल वॉर की तरफ ये ज़्यादा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ज़्यादा टेंशन्स बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन ग्लोबली, एम्बेसडर सज्जनहार सर, ग्लोबली क्या होगा? मैं उसमें बयान पढ़ रहा हूँ काफ़ी। अब शुरुआत में तो जैसे यूएस ने ही कह दिया था साहब कि अगर यहाँ से अगर ईरान हमला करता है तो हम तो इजराइल के साथ ही खड़े हैं। अब देख रहा हूँ कि मैं जैसे जैसे समय गुजर रहा है, अब हर कोई अपनी सेफ पोजीशंस ले रहे हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि साहब हमें तो बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था हमले का, ना हमें कोई जानकारी थी, तो एक तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इजरायली जो मिलिट्री चीफ हैं, जो कि नॉर्दर्न बॉर्डर पर थे आज, उनका साफ तौर पर कहना है कि साहब हिजबुल्लाह को तो जब तक हमने शेतुला, रोश हानरिका और हनीकरा और ये मेतुला, इन तीनों के 200 मीटर से पीछे नहीं खदेड़ दिया, हम अब वापस 6 अक्टूबर 7 अक्टूबर वाली परिस्थिति में जाएंगे नहीं, हम खदेड़ के ही रहेंगे। आपको क्या लगता है सर, ये अब इंटरनेशनली जो थोड़ा सा एक ब्रीदिंग स्पेस मिला था इंटरनेशनल कम्युनिटी को, क्या वो डिस्टर्ब हुआ है और अब वापस कोशिशें डिसएंगेजमेंट की या डी एस्केलेशन की या कम से कम तनाव के ना बढ़ने दिए जाने की तरफ दुनिया रुख करेगी, या क्या लगता है सर आपको ग्लोबली क्या होगा? देखिए, मैं तो समझता हूं दीपक, जो इसमें अनसर्टेनिटी और इंस्टेबिलिटी और बड़ी है। हाँ। और क्योंकि पहले जो हम थोड़ा बहुत प्रोग्रेस कर रहे थे और ये भी समझा जा रहा था, जो क्योंकि वहां पर अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है तो इसीलिए वहां पर ज्यादा प्रयास किया जाएगा, जो किसी प्रकार का डील बन जाए, सीज फायर डील बन जाए दोनों के बीच में, वो कम से कम टेम्पररी हो, परंतु हॉस्टेजेस रिलीज हो जाएं और वो फिर उस टेम्पररी को परमानेंट किया जाए। तो मैं समझता हूं उसके चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं, पीछे हो गए हैं। और जैसे हम बात कर रहे हैं, यही जो हैं कोई भी जो रीजनल देश है, चाहे वो सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, उन सबको, इजिप्ट, उन सबको देख लीजिएगा, कोई भी युद्ध नहीं चाहता है। इसीलिए ईरान हम देख रहे हैं पिछले 10 महीने से उनको उत्तेजित कर रहा है, उकसा रहा है, परंतु किसी ने, जिसे कहा जाए, बेट नहीं लिया है। तो वो मेरे ख्याल से इसमें नहीं आएंगे। मैं समझता हूं जो एक मार्जिनल इंक्रीज होगा प्लान तरीके से, ईरान भी कुछ ना कुछ यकीनन अपने लोगों को बताने के लिए, जो हमने देखिए ऐसा हमला किया, बिल्कुल जैसा उन्होंने पिछली बार किया था, जो हमने 300 मिसाइल भेजी हैं, 300 मिसाइल दागी हैं, और वहां पर देखिए उनके कौन से एयरक्राफ्ट यूनिट पर गया है, वहां पर उसने कितनी क्षति पहुंचाई है। तो इस प्रकार का कुछ ना कुछ फेस सेविंग मेरे ख्याल से जरूर किया जाएगा, परंतु दोनों तरफ से यही प्रयास रहेगा, जो एट दी फॉर्मल लेवल इजराइल और ईरान के बीच में कोई ऐसी जंग, वैसे ना डायरेक्टली कोई कॉन्फ्रंटेशन, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं बढ़े। परंतु ये वाले जो हैं, अब इसके पास भी है, हिजबुल्लाह के पास भी प्रोवोकेशन है, जो उनका भी एक सीनियर कमांडर मारा गया है, तो उसका भी वो रिस्पॉन्स जरूर करेंगे। तो नॉर्दर्न बॉर्डर पर मेरे ख्याल से ज्यादा हो सकता है। हुतीज भी अपने अटैक्स, वो तो दूर पड़े हैं, तो वो भी थोड़ा कर सकते हैं। और हमास के मेरे ख्याल से उनकी जो कैपेबिलिटी है और कैपेसिटी है, वो काफी हद तक कम हुई है, वो इजराइल भी बताता है। और ये मेरे ख्याल से इस हालात से जो रफा में है, गाजा में है, वो तो इजरायली अटैक्स चलते ही रहेंगे। ज्यादा जो एक्टिविटी हम देखेंगे वो नॉर्दर्न बॉर्डर पर देख सकते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए, जैसा हमने बताया कि लगभग 300 दिन होने को आए हैं इजराइल हमास युद्ध को, और ऐसा लग रहा था, पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि धीरे 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 एक लेथार्जी आ जाएगी, वॉर लेथार्जी, या जिसे कहा जाता है कॉम्बैट फटीक आ जाएगा, और शायद फिर धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगेंगी। लेकिन बीच बीच में इस तरह के जो परिदृश्य हैं वो ये बताते हैं कि दोनों तरफ से अभी जो
चिंताएं हैं वो कम नहीं हुई हैं, डी एस्केलेशन की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये एस्केलेट होकर कितनी दूर जाएगा, किस एक्सटेंट तक जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो पीस टॉक्स और सीज फायर की लगातार बातचीत चल रही थी और जिस पे हानिया बड़े सक्रिय थे, उनको भी हमास के अंदर है तो आतंकी संगठन, लेकिन उसके अंदर भी जो कुछ चेहरे ऐसे माने जाते थे कि जो बातचीत करते थे तो वो उनमें उनको मारा जाता था, लेकिन उनका अब मारा जाना ये बताता है कि दोनों तरफ से डी एस्केलेशन की कोई गुंजाइश फिलहाल नहीं दिखती। देखते हैं कि ये अब आगे क्या रुख लेता है, लेकिन आगे की दशा दिशा कैसी होगी ये बहुत क्लैरिटी मिली आप दोनों से। सर, थैंक यू सो मच सर। एम्बेसडर सज्जनहार सर, थैंक यू सो मच। Always a pleasure to have you on my show, sir. Always a pleasure. Thank you so much, sir. Likewise, sir. General Sivaj, thank you so much, sir. Very valuable insight, sir. Thank you so much.